कैसे हो बच्चों? बढ़िया। ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। अगर उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना और इसको भी पूरा देखना। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, फिर चैप्टर ख़त्म। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो यार, तुम लाइक नहीं करते। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे आगे अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो तुम्हारे तक टाइम से पहुँचे। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। है ना, जब हम बोर्ड के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ये वाला क्वेश्चन बार बार दिखता है ना। लगभग ये जैसे जो भी तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, तो इनमें एक या दो बार तुम्हें ये रिसोर्स प्लानिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिसोर्स प्लानिंग। तो ये भी लिख लो वीडियो पॉज करके, है ना, ये पूरा टॉपिक लिख लो और बहुत ढंग से याद कर लेना इसको। सेम लिख के आना है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना भी है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बन सकता है ना। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखो, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो रिसोर्सेज को कैसे भी यूज़ में लेती है, वो प्लान करती है ना। जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं वो प्लान करती है कि इन रिसोर्सेज को मैं कैसे यूज़ में लूँ ताकि मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो कंट्री का। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग में वो सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, वो सारे तरीके आ जाते हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको बिल्कुल ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल में लिए जाते हैं, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ये मेजरली 3 स्टेजेस में किया जाता है। ठीक है, 3 फेजेस में किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई कंट्री है, अगर वो रिसोर्स प्लानिंग करना चाहती है तो वो किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करती है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर मुझे किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, मान लो कि कोल है ना, मुझे कोल को एज अ रिसोर्स यूज़ में लेना है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कोल पाया जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर जो कोल है वो पाया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला फेज़ है, सबसे पहला स्टेज है, उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिसमें कि हम सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पर कितनी क्वांटिटी में कौन सा रिसोर्स पड़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, हम क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं रिसोर्सेज की। दूसरा है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा यहाँ पे, प्लानिंग फॉर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस जगह पर इतना कोल प्रेजेंट है, इतना रिसोर्स प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ में लेंगे, ऐसे तरीके यूज़ में लेंगे, ऐसे मेथड्स यूज़ में लेंगे जिससे कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने खोजा कि कहाँ कहाँ पर हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या क्वालिटी है उसकी। अब जब हमें पता चल गया तो हम उसको निकालेंगे भी तो सही, हम उसको यूज़ में भी तो लेंगे। तो जो दूसरा स्टेज होता है वो यही होता है कि हम उसको, उस रिसोर्स को कैसे डेवलप करेंगे, कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ में लेंगे। ये देखो लिखा हुआ है सूटेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेकर के हम उस रिसोर्स को डेवलप करवाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जैसे कि हमें पता चल गया एक जगह कोल था, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ में ली, उसको निकाला। तो अब हम ये भी देखते हैं कि जो कोल हम निकाल रहे हैं, जिस पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़, ये चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग में नहीं आती, है ना। अगर वो कंट्री के डेवलपमेंट में काम में आ रही है तो वो चीज़ें ही रिसोर्स प्लानिंग में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गए 3 फेजेस रिसोर्स प्लानिंग में। तुम्हें क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन याद रखनी है कि क्या होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और किन 3 फेजेस में, स्टेजेस में इसको किया जाता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वीवीआई टॉपिक है ये तुम्हारे बोर्ड के लिए और सारे एग्जाम्स के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। अगर रिसोर्स प्लानिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो, या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो अकेला रिसोर्स प्लानिंग नहीं आएगा, रिसोर्स प्लानिंग आएगा, उसके स्टेजेस आएंगे और उसकी इंपॉर्टेंस आएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना रिसोर्स प्लानिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जैसे कि देखो जितनी भी गरीब कंट्रीज़ है ना, जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं, वो इसीलिए पुअर होती हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे इंडिया, फॉर्चुनेटली इसके पास काफ़ी रिसोर्सेज है ना, हर तरीके से रिच है इंडिया, है ना। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो रिच है रिसोर्सेज के मामले में। तो अगर उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो कंट्री ज़्यादा रिच होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो कंट्रीज़ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो रिच नहीं बन पाती। जैसे अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना ही वाटर है उनके पास ज़्यादा, है ना, ना ही कोई मिनरल्स पाए जाते हैं, ना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। तो अगर किसी कंट्री में रिसोर्सेज है ही नहीं तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाती। तो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये कंट्री को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे, हम इंडिया जैसे हैं, इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग में क्या किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, इसको मैच किया जाता है, मतलब इसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई रिसोर्सेज कम है तो उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग में ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया यहाँ पे, राजस्थान में जो है वो वाटर बहुत कम है ना, लेकिन सोलर एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये हमें कैसे पता चला, रिसोर्स प्लानिंग की तभी तो पता चला ना। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता। तो अब हम क्या करेंगे, राजस्थान में हम सोलर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, विंड एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि कोई से भी टाइप का रिसोर्स हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात की गई तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छा है ना। वाइल्ड लाइफ की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, ये रिच है इन मामलों में। लेकिन जो लद्दाख है वो पुअर है, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। देखो कोई भी काम है, सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी काम को अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो हम उसको ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। सेम विथ रिसोर्स प्लानिंग है, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को भी ख़त्म किया जा सकता है अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करें तो। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी बचा जा सकता है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग का एक ये भी बहुत फ़ायदा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना और लिख लेना कहीं पर, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो ये भी सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, देखो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको इस्तेमाल ही ना करो, है ना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको संरक्षित करना, मतलब कि हम उसको यूज़ में तो ले रहे हैं लेकिन वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही ले रहे हैं। और अगर कोई ऑल्टरनेट है तो हम उस ऑल्टरनेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। हम देखो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब कि हमें रिसोर्सेज यूज़ में तो लेने हैं लेकिन इस तरीके से यूज़ में नहीं लेना है कि वो एक्सप्लॉइट हो, वो ख़त्म ही हो जाए, फ्यूचर जनरेशन को मिले ही ना, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग से रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हैं तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मैंने क्या बताया कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ में लेना कि हम उसको आज भी यूज़ में ले सके और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो सारे आते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन में, ठीक है। क्यों ज़रूरी है ये, मैंने रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, तो नॉन रिन्यूएबल है तो उनको कंजर्व करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बनेंगे नहीं लाखों सालों तक, तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ एग्जॉस्टेबल है जो ख़त्म हो जाएंगे, अगर हम उसको ख़त्म कर देते तो फिर हमें मिलेगा नहीं बहुत सालों तक,
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। अगर हम कंजर्व करने का सोचते हैं तो हम काफ़ी ढंग से यूज़ में लेते हैं रिसोर्सेज को, जिसमें कि काफ़ी कम वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। और एक और जो पॉइंट है दैट इज़ हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, है ना, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करते हैं, है ना। चलो देखो गांधी जी, स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। गांधी जी है ये, है ना। गांधी जी आइडियाज ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर वैल्यू बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, या फिर तुम्हारे नॉलेज के लिए भी है ये कि गांधी जी का क्या सोच थी इस मामले में ना, रिसोर्स कंजर्वेशन के मामले में। गांधी जी का कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब समझना, बहुत गहरा मतलब है इसका। गांधी जी का मतलब था कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज तो है कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, है ना, फॉर एवरीबडीज नीड, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने की इतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है। मतलब कि अगर ज़रूरतें पूरी करने की बात हो तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लालची बन जाए, अपनी लालच के लिए एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करने लग जाए, तो फिर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। ये गांधी जी का कहना था, ठीक है। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन। जैसा कि मैंने बताया, कुछ जो ग्रीडी और सेल्फिश लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट को यूज़ में लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, लैंड डिग्रेडेशन है ना, आ रहेगा यहाँ पे। डिग्रेड करने का क्या मतलब होता है? डिग्रेड करने का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म करना, है ना, या फिर उसकी क्वालिटी को खराब करते जाना, है ना। डिग्रेड करने में सिर्फ लैंड के डिग्रेड की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ अगर डिग्रेड हो रही है इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि लैंड ख़त्म ही हो जाएगा कभी, ऐसा नहीं होगा कभी भी, लैंड तो रहेगा ही। लेकिन लैंड का काम क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है उसकी, कि उसका जो सॉइल है वो फर्टाइल हो, प्लांट्स को ग्रो करवा सके, जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज है उनको लाइफ प्रोवाइड करवा सके। तो अगर लैंड इन कामों में नहीं आ रहा, इसका मतलब जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है, वो किसी काम का नहीं, ठीक है। ख़त्म नहीं होने वाला लैंड कभी। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड का ख़त्म होना नहीं होता, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ का ख़त्म होना होता है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन को तुम सॉइल इरोजन से भी समझ सकते हो। सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन हमें पता है, मिट्टी का बहाव, जो इम्पोर्टेंट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, जब वो बह जाती है ना, तो जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर थी वो तो बह गई, है ना, पानी से या रनिंग वाटर से या विंड से, किसी भी कारण से सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है जो सबसे फर्टाइल होती है, अगर वो बह जाती है तो फिर वो जो लैंड है वो किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं लैंड के डिग्रेड होने के? तो सबसे पहला तो मैंने बता दिया सॉइल इरोजन, जो कि रनिंग वाटर या फिर विंड के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा और किस किस तरीके से हो सकता है? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। देखो क्या होता है, जो सॉइल है ना, सॉइल भी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सॉइल में मिक्स हो सकती हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, है ना। तो जब हम वेस्ट डंप करते हैं सॉइल में, तो वो जो वेस्ट है, वो जो केमिकल्स है, वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, और वो केमिकल्स सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करती हैं, है ना। और जब उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो गई मतलब लैंड डिग्रेड हो गया, है ना। जब हम लैंड को ओवर इरिगेशन कर देते हैं, ओवर इरिगेशन मतलब कि ज़्यादा ही पानी डाल दिया, तो इससे जो सॉइल की एसिडिटी है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि उसमें जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है, और फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवर ग्रेजिंग। नाम से पता चल रहा है जब एनिमल्स ज़्यादा ही ग्रेज कर लेते हैं, है ना, मतलब अगर वो घास खा रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा घास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उन घासों को जड़ से उखाड़ के खा लेंगे,
है ना। तो जब वो चीज़ों को जड़ से उखाड़ के खाने लग जाता है तो उसको हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो ये जो ओवर ग्रेजिंग है ना, ये भी गलत होता है, ठीक है, ये भी सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन, ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। देखो, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन ये दोनों एक ही टॉपिक है। तो अगर मैं तुम्हें अभी लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सॉइल इरोजन पढ़ाते टाइम तुम्हें याद रखना होगा कि ये वही टॉपिक है जो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, है ना। मिनरल प्रोसेसिंग बाय ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, है ना। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाउडर फॉर्म में होती है सॉइल की जैसी, वो भी अगर सॉइल में मिल जाती है तो जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना, लैंड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, लैंड डिग्रेड होने से बचाने के क्या क्या तरीके हैं। एक, जो लैंड, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो तो हम उसको कैसे कैसे बचा सकते हैं, है ना। सबसे पहला तो है बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन को कम करो, ओवर ग्रेजिंग को कम करो, अफॉरेस्टेशन को एनकरेज करो। मतलब अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, ठीक है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होती है मैं बताऊंगा अभी, इसी वीडियो में बताऊंगा आगे, है ना। शेल्टर बेल्ट्स बनाओ, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, मतलब जो रेत पर लहरें बन जाती है ना, कभी देखा होगा रेत पर लहरें बन जाती है, उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो इससे इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, थॉर्नी बुशेस, वो जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सैंड ड्यून्स फॉर्म ना हो। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल। अगर कोई माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए कि बहुत एक्सप्लॉइट ही ना कर रहा हो रिसोर्स को। अब ये ज़रूरी है माइनिंग करना तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माइनिंग करने के कारण बाकी सारे रिसोर्सेज भी हार्म हो रहे हो, है ना। तो उसको एक कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेज। अब देखो, बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका वेस्ट काफ़ी हार्मफुल होता है और उस हार्मफुल वेस्ट को वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो जब वो ऐसे उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो वो जो वेस्ट है वो सॉइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ना। तो उन इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको बाहर रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जिसको कि ट्रीट किया जा सकता है ना। मतलब उसकी जो हार्मफुलनेस है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो वो बिना ट्रीट किए इसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती हैं, है ना, जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। तो इस पर गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। अर्बन वेस्ट मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो लिविंग चीज़ों का जो वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट, एनिमल्स का वेस्ट, है ना, इन सारी चीज़ों से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे भी लैंड को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड। ओवर इरिगेशन नहीं करनी, और इरिगेशन के जो मॉडर्न तरीके हैं उनको इस्तेमाल करना है। मॉडर्न तरीके मतलब ड्रिप इरिगेशन हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो लैंड है ना वो हमारा डिग्रेड नहीं होता, वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आधा चैप्टर लगभग हो चुका है हमारा। जो नेक्स्ट है वो है सॉइल के बारे में पढ़ना है हमें। तो सॉइल वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय। देख ली वीडियो, कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट में बताओ, अच्छी लगी बुरी लगी, क्या कमी है, कैसे पढ़ाना चाहिए। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। और ये एसएसटी की सीरीज़ चल रही है, मैं साइंस की भी वीडियोस डालूंगा और मैथ्स के तो मैं डालता ही हूँ। पूरा सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा इस चैनल पे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा मैं। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।